चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र काम क्या करता है। किडनी की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है और कहां पर पाई जाती है बच्चों? पृष्ठीय पार्श्व भाग में। रुधिर आपके पास ग्लोमेरुलस में है, तो ग्लोमेरुलस में रुधिर निस्यंद होकर, फिल्टर होकर बोमेन संपुट में आ जाता है, इसको परानिस्यंदन कहते हैं। तो जैसे जैसे निस्यंद नीचे की ओर जाता है उससे जल निकलता रहता है और मूत्र नीचे की ओर सांद्र हो जाता है। जैसे ही आपके शरीर में पानी की कमी होती है, कैसे पता चलता है? हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब एग्जाम्स आप लोगों के नजदीक आ रहे हैं और आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, तैयार में और चांद चांद लगाने के लिए, तैयारी को 360 डिग्री घुमाने के लिए कुछ ना कुछ नया चीज हम लोग यूट्यूब पे लाते रहते हैं। तो आज बच्चों मानव कार्यकी का एक चैप्टर लेकर आया हूं मैं। मानव कार्यकी में जो उत्सर्जन तंत्र है बच्चों, उत्सर्जन तंत्र का वन शॉट लेकर आया हूं। 20 से 25 मिनट में, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोई लंबी क्लास नहीं है, कम से कम समय में, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर 20 से 25 मिनट में अगर हम एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वही लेकर आया हूं। 20 से 25 मिनट में अपन एक पूरा चैप्टर मानव कार्यकी उत्सर्जन तंत्र पूरा कर लेंगे। आप मान के चलिए बच्चों, नीट में इससे 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। तो 20 मिनट के अंदर अंदर हम ये चैप्टर तैयार करेंगे। आ जाइए, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले देखो बच्चों, जब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं ना, तो पहली चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र काम क्या करता है। तो सर उत्सर्जन तंत्र दो काम करता है। एक तो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निष्कासित करने में काम करता है, और शरीर में जल, लवण और खनिज के संतुलन को बनाए रखता है। तो हमारे शरीर के अंदर जल, खनिज और लवण के संतुलन को हम क्या कहते हैं? परासरण नियमन कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र दो काम करता है बच्चों, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है और परासरण नियमन करता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों में हमारे पास तीन आते हैं बच्चों, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। मान के चलिए एक सवाल इनसे आने की संभावना है। तो तीन तरह के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चों, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसमें सबसे अधिक विषाक्त क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, तो उसको उत्सर्जित करने के लिए सबसे ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी शुद्ध जल में रहने वाली अस्थिल मछलियां हैं, शुद्ध जल में रहने वाली मछलियां हैं या जलीय कीट हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किडनी की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। क्लोम की सतह से अमोनियम आयंस जो हैं वो स्रावित हो जाते हैं। ठीक है, तो अस्थिल मछलियां जो कहां पाई जाती हैं बच्चों? जल में पाई जाती है। जलीय उभयचर और जलीय कीट अमोनिया है। फिर अमोनिया के बाद क्या आता है बच्चों? यूरिया और यूरिक अम्ल। तो यूरिया और यूरिक अम्ल जो होते हैं वो कम विषाक्त होते हैं, और कम विषाक्त होते हैं इसलिए उनको उत्सर्जन करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी स्थलीय जंतु होते हैं, स्थलीय जंतु या तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये एक अनुकूलन है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जल का संरक्षण कर सके, जल बचा सके। तो जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं बच्चों उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। ठीक है, हम स्तनधारी जो हैं, जो स्थलीय उभयचर हैं, स्तनधारी हैं, उपास्थल मछलियां हैं, शार्क हैं, ये सब यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। और यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होने के साथ साथ हम क्या कहते हैं? परासरण नियमन में भी काम करता है। तो मानव स्तनधारी हो गए, स्थलीय उभयचर हो गया, और शार्क मछलियां यानी लवणीय मछलियां यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। फिर तीसरा आता है बच्चों यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल सबसे कम विषाक्त होता है, सबसे कम विषाक्त होता है, इसलिए उसके उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने देखा होगा ये जो पक्षियों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो पेलेट्स के रूप में होते हैं ना, पेस्ट या पेलेट्स के रूप में होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम जल के निष्कासन की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास सरीसर्प हो गए, पक्षी हो गए, घोंगा हो गया और सरीसर्प हो गए, ये सब के सब क्या हैं? यूरिकोटेलिक हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो पक्षी, सरीसर्प, कीट, कीट मतलब कॉकरोच, और घोंगा, ये सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। फिर इस चैप्टर में आपको दे रखा है बच्चों, देखो इसको रिलेट करना पड़ेगा आपको जंतु जगत से, क्योंकि जंतु जगत में हम अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं, संघ पढ़ते हैं, लेकिन उसके उत्सर्जी अंग जो है वो यहां दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग किसमें मिलती है बच्चों? चपटे कृमि में। चपटे कृमि है, सिफेलोकॉर्डेटा है, रोटिफर्स है, इनमें उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिका है। केचुआ यानी एनेलिडा और निरीज वाला जो संघ है उसमें नेफ्रीडिया उत्सर्जन में काम करता है और परासरण नियमन में। कीटों के अंदर मालफीजी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, फिर क्रस्टेशियंस यानी झींगा के अंदर आपको एंटीनरी या ग्रीन ग्रंथियां मिलती हैं, और मकड़ी यानी एरेक्निडा के अंदर कॉक्सल ग्रंथियां मिलती हैं।
तो ये सारे उत्सर्जी अंग जंतुओं में आपको पता होने चाहिए। फिर अपने पास आता है बच्चों मानव उत्सर्जी तंत्र। अब जब हम मानव उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं तो मानव उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़े वृक्क होते हैं, एक जोड़े वृक्क से निकलने वाले यूरेटर होती हैं, फिर एक बड़ा सा मूत्राशय होता है और आगे चलकर यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, किडनी की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है और कहां पर पाई जाती है बच्चों? पृष्ठीय पार्श्व भाग में, पृष्ठीय और पीछे की तरफ पाई जाती है 12वीं और तीसरी लुम्बर कशेरुकी के मध्य। 12वीं वक्षीय कशेरुकी और तीसरी लुम्बर कोशी के मध्य पाई जाती है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 से 7 और मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर किडनी की याद रखनी है। फिर क्या होता है बच्चों? किडनी की संरचना में आपको ध्यान रखना है, इस पर सवाल आ सकता है एनाटॉमी। तो किडनी का आकार कैसा होता है बच्चों? सेम आकार का होता है, सबसे पहली चीज ये है। फिर इस किडनी के आवरण को क्या कहते हैं सर? किडनी के जो आवरण को बाह्य कवच या रीनल कैप्सूल कहते हैं। अब उसके बाद ये जो किडनी का जो भीतर अवतल भाग है, किडनी का जो भीतर अवतल भाग है उसको हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से ही धमनी और शिराएं प्रवेश करती हैं और इससे यूरेटर या मूत्रवाहिनी निकलती है। फिर अपने पास अंदर जो चौड़ा भाग है, चौड़ा कीप आकार का कक्ष होता है किडनी के अंदर, उसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। फिर इस पेल्विस के उभार होते हैं बच्चों, ये पेल्विस के उभार को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और इस कैलिक्स के ऊपर आपको मध्यांश पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड्स मिलते हैं। किडनी के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? वल्कुट। भीतर वाला भाग क्या कहलाता है? मेड्यूला। और वल्कुट का वो भाग जो मेड्यूला में विस्तारित होता है, वल्कुट का वो भाग जो मेड्यूला में विस्तारित होता है उसको हम बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको संरचना किडनी की ध्यान में रखनी थी, ये सारे पॉइंट्स अपन ने लिख रखे हैं। फिर क्या होता है बच्चों? फिर किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन्स। तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां नेफ्रॉन होती हैं और प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब जब हम नेफ्रॉन की संरचना की बात करते हैं तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन की संरचना में क्या होती है बच्चों? सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? एक बोमेन संपुट मिलेगा, कप आकार का बोमेन संपुट मिलेगा। इस कप आकार के बोमेन संपुट के अंदर रुधिर वाहिकाएं का गुच्छा होता है और रुधिर केशिका के गुच्छे को क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोमेरुलस। तो रुधिर केशिकाओं का गुच्छा क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। कप आकार की संरचना होती है बोमेन संपुट, दोनों को मिलाकर हम इसे कहते हैं मालफीजियन काय या रीनल कॉर्पसल। फिर यहां से 2 कुंडलित नलिकाएं निकलेंगी बच्चों। एक पहले वाली जो कुंडलित नलिका है उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, बाद वाली जो नलिका होती है उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। और आगे चलकर ये किस में खुलती है? संग्रह नलिका में खुलेंगी। ठीक है बच्चों, तो जो धमनी, अब कौन सी धमनी किडनी में रुधिर लेकर आती है सर? रीनल धमनी लेकर आती है। वो किस में विभाजित होती है? अभिवाही धमनिका में, जो केशिका ग्लोमेरुलस में जाएगी और उससे जो धमनिका निकलेगी उसको अपवाही धमनिका कहेंगे। ठीक है, हम और हेनले के लूप के चारों तरफ आपके पास रुधिर केशिकाओं का समूह होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिटिब्यूलर या परिनलिका केशिका। और एक यू आकार की रुधिर वाहिका होती है, उस यू आकार की रुधिर वाहिकाओं को वाजा रेक्टस कहा जाता है। तो ये तो अपने पास किसकी संरचना हो गई बच्चों? ये अपने पास नेफ्रॉन की संरचना। अब नेफ्रॉन का कार्य क्या क्या होता है, नेफ्रॉन के अलग अलग भाग का कार्य क्या होता है, ये अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में समझते हैं। तो अब हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि भी देखते हैं और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के साथ साथ नेफ्रॉन के अलग अलग भाग की बात भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चों? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि नेफ्रॉन को 2 भागों में अपन ने विभाजित कर दिया। एक तो ग्लोमेरुलस है जो रुधिर केशिकाओं का गुच्छा है, और नलिकाएं हैं। नलिकाओं में बोमेन संपुट, पीसीटी, हेनले के लूप और डीसीटी आ जाती है। और बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मालफीजियन काय, जो अपन ने देख ही लिया था। फिर अपने पास जो नेफ्रॉन होते हैं बच्चों, नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। 2 प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ऐसे नेफ्रॉन जो अधिक संख्या में पाए जाते हैं जिनका हेनले का लूप छोटा होता है। छोटा हेनले का लूप होगा तो वो मेड्यूला में ज्यादा विस्तारित नहीं रहेगा और उसमें यू आकार के वाजा रेक्टस नहीं मिलेंगे। उन नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। फिर ऐसे नेफ्रॉन जो कम संख्या में होते हैं लेकिन जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, और लंबा होगा तो वो मेड्यूला के अंदर अधिक विस्तारित रहेगा, उसमें यू आकार के वाजा रेक्टस भी मिलेंगे। ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो 2 तरह के नेफ्रॉन्स हो गए।
फिर अपन को पता है बच्चों प्रति मिनट किडनी को कितना रुधिर मिलता है, क्योंकि किडनी को जो रुधिर मिलेगा बच्चों वही रुधिर तो फिल्टर होकर मूत्र बनाएगा। तो प्रत्येक मिनट लगभग 1100 से 1200 ml रुधिर किडनीज को प्राप्त होता है। तो 1100 से 1200 ml रुधिर प्राप्त होता है, जो शारीरिक निकास का 1/5 भाग होता है। और यही रुधिर जो है इसी को निस्यंदित करके मूत्र बनाया जाता है। तो मूत्र निर्माण में 3 पद पाए जाते हैं बच्चों। मूत्र निर्माण में कितने पद पाए जाते हैं? 3 पद, परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावन। तो मूत्र निर्माण में कितने पद मिलेंगे बच्चों? 3 पद हमको मिलते हैं, परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावन। सबसे पहला पद क्या होता है बच्चों? परानिस्यंदन, मतलब रुधिर को छानना है और रुधिर को छानकर निस्यंद बनाना है। तो रुधिर कहां पर है बच्चों? रुधिर आपके पास ग्लोमेरुलस में है। तो ग्लोमेरुलस में रुधिर निस्यंद होकर, फिल्टर होकर बोमेन संपुट में आ जाता है, इसको परानिस्यंदन कहते हैं। तो रुधिर कहां से कहां आ रहा है बच्चों? ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में आ जाता है। ठीक है, अब सर इसमें पूरा का पूरा संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा फिल्टर होता है। रुधिर कोशिकाएं तो फिल्टर नहीं होती, लेकिन संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा जो है वो फिल्टर या निस्यंद हो जाता है, और संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा फिल्टर होकर या निस्यंद होकर बोमेन संपुट में आ जाता है। पहली चीज। अब सर पूरा का पूरा रुधिर प्लाज्मा आ जाता है, हां, लेकिन रुधिर प्लाज्मा को छोड़कर रुधिर प्लाज्मा के अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो निस्यंदित नहीं हो पाते। तो संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा तो फिल्टर हो जाता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते। तो जो निस्यंद बनता है बच्चों, निस्यंद जो है वो रुधिर प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन है। क्लियर बात है बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते। तो ये अपने पास क्या हो गया? परानिस्यंदन। अब परानिस्यंदन जब होगा बच्चों तो उसमें निस्यंद झिल्ली काम करेगी। निस्यंद झिल्ली का मतलब जब रुधिर छन कर बोमेन संपुट में आएगा तो 3 स्तर पार करने पड़ेंगे। एक तो ग्लोमेरुलस की आंतरिक परत होती है जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, फिर बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला होती है, और दोनों के बीच की आधारीय झिल्ली होती है। तो रुधिर 3 निस्यंद झिल्ली को क्रॉस करके रुधिर को आना पड़ता है। इसमें बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला के अंदर विशेष अंगुली नुमा पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको पास फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं जिससे आसानी से परानिस्यंदन हो पाता है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास अपन ने देख लिया। फिर आता है जीएफआर बच्चों, प्रत्येक मिनट पर मिनट प्रति मिनट कितना निस्यंद बनता है? तो दोनों किडनीज मिलाकर पर मिनट प्रति मिनट 125 ml निस्यंद का निर्माण करती है। तो जीएफआर की ही क्या हो गया बच्चों? 1 मिनट में किडनीज द्वारा ब्लड को फिल्टर करने की विधि जीएफआर है। इसका सामान्य मान कितना है? 125 ml पर मिनट होता है, यानी प्रतिदिन में सर 180 लीटर होगा। लेकिन हम प्रतिदिन 180 लीटर मूत्र निष्कासित नहीं करते हैं बच्चों, हम सिर्फ 1 से 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करते हैं। इसका मतलब जितना निस्यंद बना है उसका लगभग 99%, इस निस्यंद का 99% पुनः अवशोषित हो जाता है। तो दूसरा पद क्या हो गया बच्चों? पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण में क्या होगा भाई? जो 99% निस्यंद बना है वो निस्यंद पीसीटी से, डीसीटी से और संग्रह नलिका से पुनः अवशोषित होगा। तो जैसे जैसे निस्यंद पीसीटी से जाएगा, डीसीटी से जाएगा, संग्रह नलिका से जाएगा, वैसे वैसे उसका पुनः अवशोषण होगा। सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी से होता है, आवश्यकता अनुसार डीसीटी से पुनः अवशोषण होगा, और जल का पुनः अवशोषण संग्रह नलिका से होगा। सवाल आ जाए सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण कहां पर होता है? पीसीटी से। सभी पोषक पदार्थ, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, 70 से 80% जल और खनिज और लवण है, इन सब का पुनः अवशोषण कहां से होता है? पीसीटी से। सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण पीसीटी से हो पाए इसलिए इसके अंदर ब्रश बॉर्डर उपकला पाई जाती है, क्यूबॉइड घनाकार उपकला पाई जाती है। फिर आवश्यकता अनुसार और ज्यादा जल का अवशोषण करना है या लवण का अवशोषण करना है पुनः अवशोषण, तो डीसीटी से होगा, और जल का पुनः अवशोषण संग्रह नलिका से देखा जाता है। इसमें भी याद रखना बच्चों, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, सोडियम आयंस है, इनके पुनः अवशोषण के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, सक्रिय पुनः अवशोषण होता है। जबकि जल हो गया या नाइट्रोजन पदार्थ हो गए, इनका पुनः अवशोषण के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, निष्क्रिय पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने यहां पर देख लिए। फिर तीसरा बच्चों आपको याद रखना है, स्त्रावन होता है। अब स्त्रावन का मतलब क्या है कि अगर आपके रुधिर में अम्ल H+ ज्यादा हो गया है, K+ ज्यादा हो गया है, अमोनियम आयन ज्यादा हो गए हैं, तो ये विषाक्त होते हैं।
तो पीसीटी, डीसीटी और संग्रह नलिका के माध्यम से H+, K+ और अमोनियम आयंस को मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है, जिसको हम स्त्रावन कहते हैं, और इसी से शरीर में संतुलन या परासरण नियमन बना रहता है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास मूत्र निर्माण की क्रियाविधि हो गई। मूत्र में देखो सबसे पहले परानिस्यंदन होगा, रुधिर छनेगा, उसमें से बढ़िया चीजें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, खनिज का पुनः अवशोषण होगा और H+, K+ और अमोनिया का स्त्रावन हो जाता है, ये मूत्र बनता है। अब इससे देखो पीसीटी क्या काम क्या करता है, डीसीटी क्या काम करता है, संग्रह नलिका क्या काम करता है, ये सब हमने देख लिया। लेकिन सर क्या रह जाता है, हेनले का लूप रह जाता है। अब हेनले के लूप में क्या चीजें हैं बच्चों, देखो हेनले के लूप में दो भुजाएं होती है, एक नीचे जाने वाली अवरोही भुजा, ऊपर आने वाली आरोही भुजा। नीचे जाने वाली जो भुजा होती है वो केवल जल के लिए पारगम्य होती है। तो जैसे जैसे निस्यंद नीचे की ओर जाता है उससे जल निकलता रहता है और मूत्र नीचे की ओर सांद्र हो जाता है। और जब आरोही भुजा में ये निस्यंद निकलता है तो वो आरोही भुजा केवल लवण के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए पारगम्य होती है। तो जैसे जैसे मूत्र निस्यंद ऊपर जाता है वो तनु होता जाता है। तो नीचे वाली भुजा केवल किसके लिए पारगम्य है, जल के लिए, और ऊपर वाली आरोही भुजा केवल किसके लिए पारगम्य है, लवण के लिए। तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है, एक तरफ से जल निकल रहा है, एक तरफ से लवण निकल रहा है, तो हेनले का लूप किसके साथ काम करता है, हेनले का लूप वाजारेक्टस के साथ मिलकर काम करता है, काउंटर करंट विधि में काम करता है। तो अब अपने पास क्या आता है बच्चों, काउंटर करंट विधि, या जिसको हम कहते हैं प्रति प्रवाह क्रिया विधि। अब काउंटर करंट में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दो संरचनाएं काम करती हैं। काउंटर करंट में दो संरचनाएं कौन सी काम कर रही है, वाजारेक्टस और हेनले का लूप। ऊपर से कट रहा है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये दोनों काउंटर करंट वैज्ञानिक या काउंटर करंट विधि के द्वारा क्या होता है, काउंटर करंट विधि के द्वारा हम लोग किडनी का जो मेड्यूला क्षेत्र है, मेड्यूला क्षेत्र यानी भीतर का क्षेत्र है, उससे हम परासरनता को बढ़ा देते हैं। तो किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता को बढ़ा दिया जाता है। अब सर 300 से 1200 4 गुना परासरनता बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे परासरनता बढ़ाते हैं वैसे वैसे जल अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब ज्यादा से ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा संग्रह नलिका से तो सांद्र मूत्र बनता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ही क्या करता है बच्चों, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म सांद्र मूत्र के निर्माण में काम कर रहा है। और सांद्र मूत्र के निर्माण में कैसे काम कर रहा है, किडनी का जो आंतरिक मेड्यूला है, मेड्यूला क्षेत्र की परासरनता को बढ़ा देते हैं। और परासरनता को बढ़ाने में कौन काम करता है बच्चों, NaCl और यूरिया। तो NaCl और यूरिया किडनी के परासरनता को बढ़ा देते हैं, मेड्यूला की परासरनता बढ़ जाती है तो संग्रह नलिका से ज्यादा जल का अवशोषण होता है, ज्यादा से ज्यादा जल का पुनः अवशोषण होगा तो सांद्र मूत्र बन जाती है, और हम 4 गुना तक मूत्र को सांद्र करने की क्षमता रखते हैं मानव। ठीक है भाई, फिर अपने पास परासरनता बढ़ाने में कौन काम करता है, NaCl और यूरिया काम करता है। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास मूत्र त्याग या मूत्रण की क्रियाविधि आती है। जैसे ही मूत्राशय भर जाएगा, मूत्राशय भर जाने के बाद मूत्राशय को खाली करने की मूत्रण की तकनीक क्या कहलाती है, मिक्चुरेशन। अब ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसे बच्चों, जैसे जैसे मूत्राशय मूत्र से भर जाता है, जब मूत्राशय मूत्र से भर जाता है तो मूत्राशय की सतह पर स्ट्रेच ग्राही होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, और ये स्ट्रेच ग्राही से सूचना जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फिर दो काम करता है, एक तो मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन प्रेरित करेगा, और यूरेथ्रा जो है, जो मूत्र मार्ग है, उसमें जो अवरोधनी है उसको फैलाएगा, अनुशिथिलित करेगा। तो मूत्राशय की चिकनी पेशियों में तो संकुचन होता है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में अनुशिथिलन होता है और मूत्र त्याग हो जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, अगर मूत्राशय के स्ट्रेच ग्राही निष्क्रिय हो जाएं, काम करना बंद कर देंगे, तो फिर मूत्रण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है भाई, फिर अपने पास मानव मूत्र के लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मानव मूत्र का उत्सर्जन होगा, उसमें प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया निकलता है। मानव मूत्र H+ के कारण इसका pH अम्लीय होता है, रंग हल्का पीला होता है, और अगर मूत्र में ग्लूकोज का निष्कासन हो रहा है या मूत्र में कीटोन बॉडीज का निष्कासन हो रहा है तो उसको ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया कहते हैं, और ये डायबिटीज, मधुमेह का लक्षण है। तो डायबिटीज के दो मुख्य लक्षण होते हैं, मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन और मूत्र में कीटोन बॉडीज का उत्सर्जन। ठीक है भाई,
फिर अपने पास नियमन आता है बच्चों, किडनी के कार्यों का नियमन। अब किडनी के कार्यों के नियमन में हार्मोन्स काम करेंगे। सबसे पहला हार्मोन आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये मूत्र त्याग को कम करता है, ये सांद्र मूत्र में काम करता है, ये मूत्र में ज्यादा जल के उत्सर्जन को रोकने का काम करता है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है, जैसे ही आपके शरीर में पानी की कमी होती है, कैसे पता चलता है? हमारे हाइपोथैलेमस में, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में परासरण ग्राही होते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही शरीर में जल की कमी होगी, जल की मात्रा कम होगी, ये और परासरण ग्राही सक्रिय हो जाएंगे। सक्रिय होने पर क्या होगा? हाइपोथैलेमस पश्च पीयूष ग्रंथि से वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्रावन करेगा। वैसोप्रेसिन हार्मोन डीसीटी और संग्रह नलिका से जल का पुनः अवशोषण करेगा। जल को बचाना है तो जल का पुनः अवशोषण होगा, तो सांद्र मूत्र निकलेगी या मूत्र उत्पाद कम हो जाएगा। तो मूत्र आयतन घट जाता है और सांद्र मूत्र का निर्माण होता है। यह वैसोप्रेसिन काम करता है। लेकिन वैसोप्रेसिन तभी काम करता है जब शरीर में जल की कमी हो। जल की कमी होगी तो मूत्र उत्पादन को या मूत्र आयतन को कम करने का काम करता है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, वैसोप्रेसिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है, रुधिर वाहिकाओं के संकुचन को भी प्रेरित करता है। फिर दूसरा क्या आता है बच्चों? दूसरा अपने पास आता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही आपके शरीर में ब्लड प्रेशर में गिरावट देखी जाती है, देखो ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा, जब रुधिर का दाब कम होगा तो अपने आप जीएफआर भी कम होगा। तो ब्लड प्रेशर या जीएफआर में गिरावट होने पर यह तंत्र काम करता है। ठीक है, किडनी के अंदर जेजीए क्षेत्र होता है जिसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। इस किडनी के जेजीए क्षेत्र से रेनिन हार्मोन का स्रावन होता है। यह रेनिन हार्मोन जब रुधिर प्लाज्मा में पहुंचता है तो रुधिर प्लाज्मा में यह निष्क्रिय एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में रूपांतरित करता है। यह एंजियोटेंसिन 1 अब फेफड़ों के पास फुफ्फुसीय परिसंचरण में एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड सक्रिय रूप में परिवर्तित होता है। यह एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है बच्चों? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। यह रुधिर वाहिकाओं को संकुचित करेगा तो ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ जाएगा। और उसी के साथ साथ यह एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के स्रावन को भी प्रेरित करता है, और एल्डोस्टेरॉन जल और लवण के पुनः अवशोषण को प्रेरित करेगा। तो रास कब काम करता है बच्चों? जब ब्लड प्रेशर और जीएफआर में गिरावट आती है। और काम कैसे करता है? यह ब्लड प्रेशर और जीएफआर की मात्रा को बढ़ा देता है। अब इसके ठीक विपरीत काम करने वाला, मतलब अगर रास जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना हानिकारक है। तो ब्लड प्रेशर को कम करके इसके विपरीत में कौन काम करके रखता है? इसके विरोधी काम कौन करता है? इसके विरोधी काम करता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। यह एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बच्चों एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो हृदय की आलिंद भित्तियों से निकलता है। यह वैसोडाइलेटर है बच्चों, यह रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा। तो यह रास के विपरीत काम करता है और ब्लड प्रेशर और जीएफआर को कम करने में काम करता है। ठीक है बच्चों, तो फिर अपने पास यह हो गया। फिर अपने पास क्या आते हैं? सहायक उत्सर्जी अंग। अब मुख्य उत्सर्जी अंग तो किडनीज थे, अब सहायक उत्सर्जन में काम कौन करते हैं? सहायक उत्सर्जी अंगों में फेफड़े, लंग्स होते हैं, यकृत होता है और त्वचा होती है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के रूप में निष्कासित होता है। यकृत से पित्त वर्णक निकलता है, कोलेस्ट्रॉल निकलता है, नष्ट हो चुके स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं, विटामिन और ड्रग्स निकलती हैं। त्वचा में दो होती है, पसीने की ग्रंथियां और तेल की ग्रंथियां। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य कूलिंग प्रभाव है, लेकिन उसके साथ साथ NaCl, जल, यूरिया और लैक्टिक एसिड उत्सर्जित होते हैं। और तेल ग्रंथियों से स्टेरॉल्स, वैक्स और हाइड्रोकार्बन्स का उत्सर्जन देखा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अंत में अपने पास आ जाते हैं इससे संबंधित रोग। अब उत्सर्जन तंत्र के रोग में सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों? यूरेमिया। अगर रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, अगर ब्लड में रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं यूरेमिया। और ब्लड में यूरिया की मात्रा क्यों बढ़ गई है? ब्लड में यूरिया की मात्रा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि किडनी सही काम नहीं कर पा रही है। तो इसका उपचार क्या होता है बच्चों? हीमोडायलिसिस या कृत्रिम किडनी। कृत्रिम किडनी में हम क्या करते हैं बच्चों? कृत्रिम किडनी में हम धमनी से रुधिर निकालते हैं, वो रुधिर स्कंदित ना हो जाए इसलिए उसको उसमें हेपेरिन डालते हैं और फिर उसको एक डायलाइजिंग फ्लूइड के आर पार भेजते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों? झिल्ली किससे बनी होती है? सेलोफेन की। और जो डायलाइजिंग द्रव्य होता है उसका संगठन बिल्कुल रुधिर प्लाज्मा के समान होता है।
जो जो चीजें रुधिर प्लाज्मा में है सेम की सेम चीजें कहां मिलती हैं? आपको डायलाइजिंग द्रव्य में, केवल इसमें यूरिया नहीं होता। तो जो ज्यादा यूरिया है रुधिर में वो विसरण के द्वारा कहां आ जाएगा? डायलाइजिंग द्रव्य में, और उस रुधिर को वापस आप शिराओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर अपने पास अगर किडनी फेलियर हो जाने पर हम किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। फिर अपने पास क्या आता है बच्चों? किडनी पथरी होती है जिसको हम कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। अब किडनी स्टोन्स का कारण क्या होता है बच्चों? किडनी स्टोन्स का कारण होता है कि किडनी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा हो जाए, मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके क्रिस्टल जब हमारे किडनीज में जमा हो जाते हैं तो पथरी होती है जिसको हम रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। और फाइनली बच्चों, अगर आपके ग्लोमेरुलस में कोई शोथ या प्रदाह उत्पन्न हो जाता है, कोई जीवाणु या विषाणु संक्रमण के कारण ग्लोमेरुलस में शोथ या प्रदाह उत्पन्न होता है, तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम समय में, मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट दे दिया जाए। आई होप आप लोगों का रिवीजन बढ़िया लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।